स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों के लिए ही ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास सब टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स है, या आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, या आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो तीनों में ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम वो लेकर आए हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो तीनों के सिलेबस में ये गिवन है, इसीलिए मैं कंबाइंड वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ कि तीनों ही, और मैं बारी बारी इसीलिए कह रही हूँ कि तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है और मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस सब्जेक्ट का है, तो इसीलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये तीनों ही सब्जेक्ट में टॉपिक है। आपको टॉपिक देखना है, टॉपिक जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। तो आपके पास कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है तब आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स कौन है? ब्लूम्स एक एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो आज क्लासिफिकेशंस जो है हम देखेंगे। इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ब्लूम्स के हैं, इसे 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जितना आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो, इसमें से 2 क्वेश्चंस, एक नंबर के 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, आपके टैट के एग्ज़ाम में, आपके एसटेट के एग्ज़ाम में। इस चार्ट में से 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके निकलते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ब्लूम्स ने 1956 में दिया था। अफेक्टिव डोमेन कैथवॉल, ब्लूम और माशिया। ये क्वेश्चन मैंने खुद कई बार एग्जाम में देखा है कि अफेक्टिव डोमेन किस किस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस आते हैं, हम लोग ब्लूम देखते हैं तो ब्लूम पे टिक कर देते हैं, तो ये 2 इसके एसोसिएट्स इसके साथ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये क्वेश्चन देखो तो कैथवॉल, ब्लूम और माशिया, इन तीनों ने क्या किया है? अफेक्टिव डोमेन जो है क्रिएट किया है। देन हमारे पास है साइकोमोटर। साइकोमोटर में हैरो और सिम्पसन्स हैं। सिम्पसन्स ने 96 में दिया था, उसको कुछ रिवाइज करके 72 में हैरो ने जो है अपने क्लासिफिकेशंस दी हैं। उसके बाद देखो कि अफेक्टिव डोमेन क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव डोमेन क्या अफेक्ट करता है, तो हमारी नॉलेज कि हमें कितना ज्ञान है, कितना हमें पता है। और अफेक्टिव हमारी फीलिंग से लिंक्ड है और साइकोमोटर हमारी डूइंग से लिंक्ड है। कि आप देखो कि हमें जानना क्या है, कितना पता है, वो कहाँ पर आएगा? कॉग्निटिव में, फिर फीलिंग्स और फिर डूइंग्स। अब इन तीनों का रिलेशन देखो कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि एक पर्सन है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बट सडनली उसको कहीं हेडेक होला या फ्रैक्चर हो गया है। क्या उस दिन वो बच्चा लर्निंग कर पाएगा? बताओ कि जिस दिन आपको कोई पेन है या कहीं पर आपको दर्द है, नहीं, उस दिन जो है वो बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग्स नहीं है, दर्द है, पेन हो रहा है उसको। ठीक है, डूइंग उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो ब्लूम कहते हैं कि तीनों लेवल्स का एक स्टेबल कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों एक लेवल पर नहीं होंगे तो लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग अगर करनी है तो आईक्यू लेवल भी चाहिए, हमारे इमोशंस भी कंट्रोल में होने चाहिए, और हमारी जो जिनसे हम एक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी, ये भी प्रॉपर फंक्शनिंग में होनी चाहिए, तभी हम लर्निंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेती हूँ कि अगर आपके घर में कोई एक्सीडेंट या कोई मिस हैपनिंग हो गई है, ठीक है, और सेम डे पे आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो क्या आप स्कूल या कॉलेज अटेंड करने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, कि सडनली कोई हैप्पीनेस है या सडनली कोई मिस हैपनिंग हमारे साथ हो रही है, तो सेम डे पे हम लर्निंग
नहीं कर सकते। सेम डे क्या, कुछ दिन तक हमारी लर्निंग अफेक्ट रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप था कि तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नोइंग, फीलिंग, डूइंग। कॉग्निटिव नोइंग से लिंक्ड है, अफेक्टिव फीलिंग से, साइकोमोटर डूइंग से। तो अभी आपने देखा कि तीन जो मेन डोमेन थे कौन कौन से हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। आज जो है हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 से 42 45 हमारे पास हेडिंग्स आएंगी जिनको हमें डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। आप इसको अगर इजी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से टेबल की फॉर्म में लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आप वीडियो देखते देखते ही इसको लर्न कर लें, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने कितने डोमेन किए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, कि कॉग्निटिव डोमेन किससे लिंक्ड है, नोइंग से, नॉलेज से लिंक्ड है। तो इसको हम समझते हैं कि लोएस्ट लेवल क्या है हमारा, नॉलेज। क्या है हमारा नॉलेज। हमें सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम आगे उस रास्ते पर जाएंगे कैसे। तो कॉग्निटिव डोमेन का लोएस्ट पॉइंट है कि यू हैव टू नो समथिंग। नो के बाद आपको उसे अंडरस्टैंड करना है कि कौन से फैक्टर से वो बना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आपने उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो नॉलेज अंडरस्टैंड की है, ठीक है, फिर यहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं। सपोज़ आपने बच्चों को एडिशन सिखा दी या मल्टीप्लिकेशन सिखा दी, तो अब वो बच्चे मार्केट में जाएंगे, अगर कोई हम उनसे कॉइन लेते या देते हैं तो हम उनको एडिशन चेक करते हैं कि आपने 50 रुपीज़ दिए, आपने 40 का सामान ले लिया, कितने बचेंगे, ये शॉपकीपर आपको कितने वापस देगा। इस तरीके से हम छोटे बच्चों की नॉलेज भी अप्लाई करते हैं। लेकिन अब आप लोग जो है बड़े लेवल पर हो तो सेम सिमिलर वे में आपको पहले किसी चीज़ की नॉलेज होगी, फिर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। देन है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होगा कि यहाँ पर आप ये थोड़ा सा हायर लेवल आ जाएगा अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डोमेन का। यहाँ पर आप थोड़ी सी उसकी प्रिंसिपल्स, उसके फैक्ट, उसके आइडियाज़, उनको आप एनालाइज करना सीख जाओगे। देन आएगा आपके पास सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है कि बीइंग अ यूनिक, कि आपने जितनी नॉलेज सीखी है आप उसको कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। आप एक नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हो, आप एक यूनिक चीज़ इन्वेंट कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सपोज करो कि आपने एंगल्स ड्राइंग में सीखे हैं तो आप उनको मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आप उसको कहीं रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो, भी एक तरीके की चीज़ सीखी हुई आप उसको कहीं और अप्लाई कर रहे हो, कहीं और उसको नया कुछ बना कर लेकर आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है और वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग तरीके से करता है। देन है इवैल्यूएशन, कि हम अपने आप को जज करते हैं कि आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो कितना समझ में आ गया। इसका ऑर्डर ऐसे रहता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एचटेट में, सीटेट में और नेट के एग्ज़ाम में आता है कि लोएस्ट लेवल कौन सा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ब्लूम्स का ऑर्डर बताओ, कॉग्निटिव डोमेन का ऑर्डर बताओ। तो ये यहाँ से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो अब इसको हम डिटेल में करते हैं। पहला है हमारे पास नॉलेज। नॉलेज आपको किस किस चीज़ की चाहिए, इसको आगे फर्दर फिर क्लासीफाई करना है नॉलेज को। तो नॉलेज आपको किस चीज़ की चाहिए, हमने 3 में आगे इसको फर्दर डिवाइड किया है। पहला है नॉलेज,
नॉलेज के अंदर क्या है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स की किन, अगर हम एक सब्जेक्ट की एक डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो क्या स्पेसिफिक्स आपको आते हैं। उसके बाद है मेन हेडिंग है इसकी, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक, कि वो कौन से वेज हैं कि कैसे डील करके हम उन स्पेसिफिक नॉलेज को हम ले सकते हैं। देन नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन इन अ फील्ड, कि जिस फील्ड की हम नॉलेज ले रहे हैं उसके अंदर यूनिवर्सल्स क्या हैं, एब्स्ट्रैक्शंस क्या हैं, उन सब की नॉलेज लेनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। कोई भी अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो हर एक फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है जिस पे हमें डिस्कस करना है। जैसे अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो इसको मेनली जो है साइंस के स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश कौन सा है, नेगेटिव आवेश कौन सा है। या अगर हम डेबिट टर्म या क्रेडिट टर्म की बात करते हैं तो वो कॉमर्स डिसिप्लिन है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वहाँ पर अपनी अलग एक टर्मिनोलॉजी होती है और वो सब्जेक्ट या फील्ड के अकॉर्डिंगली हमें लेनी पड़ती है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर जो है बहुत बार क्या होगा, स्पेसिफिक फैक्ट्स होंगे, वो आपको याद में रखने होंगे। ठीक है, होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जहाँ तक हम कर चुके हैं मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, 3 डोमेन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव, थर्ड है साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव को हमने फिर 6 में डिवाइड किया है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अब नॉलेज को फिर हमने 3 में डिवाइड किया है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमने इसको फिर 2 में डिवाइड किया है, यहाँ पर भी आएगा नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, नॉलेज को हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स को हमने फिर 2 में डिवाइड किया है, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी और नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फील्ड्स। अब हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। अब वो कौन से स्पेसिफिक्स हैं कि कैसे, वो कौन से रास्ते हैं, कौन से वेज हैं, वो कौन से मीन्स हैं जिनसे हम इनकी नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। यहाँ पर है नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया और नॉलेज ऑफ मेथोडोलॉजी। 5 में इनको हमने फिर से डिवाइड करना है, नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस, knowledge of trends and sequences, knowledge of classifications, knowledge of criteria, knowledge of फिर हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। यहाँ पे हम करेंगे नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, नॉलेज ऑफ थ्योरीज। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि एक नॉलेज के कितने सब पार्ट्स हैं।
अगर आप इसको इसी तरह फ्लो चार्ट के रूप में इसी टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में लिख कर आते हो अपने आंसर शीट पे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने इनको थोड़ा थोड़ा सा रिडिफाइन करना है, आप देखो, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। स्पेसिफिक्स के ये दो, वेज एंड मीन्स को हमने आगे 5 में डिवाइड किया हुआ है और यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग। इसको हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें है ट्रांजिशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रापोलेशन, कि किसी भी चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो कैसे उसको ट्रांसलेट करना है, कैसे हमने उसको इंटरप्रिटेट करना है और कैसे हमने उसको एक्सट्रापोलेट करना है। देन है हमारे पास एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन में हमने कैसे उसकी थ्योरीज, उसके आइडियाज़, उसके फैक्ट्स को हमने अप्लाई करना है, कि कितनी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आएगा एनालिसिस। एनालिसिस हम करेंगे एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को करना है, उसके रिलेशनशिप को करना है, और एनालिसिस करना है हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स को। ठीक है। उसके बाद हम सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस में है प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्लान और डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस। ठीक है। लास्ट और हाईएस्ट हमारे पास है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम 2 में करेंगे, जजमेंट इन द टर्म ऑफ इंटरनल एविडेंस और जजमेंट इन द टर्म ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, कि इंटरनली हमें कितना टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में आता है और एक्सटर्नली हम कितना उसको अप्लाई कर पाते हैं, कितना हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो आज जो हमने किया ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन हमने डिस्कस किया है। कल हम इसका अफेक्टिव और साइकोमोटर जो है वो डिटेल में करेंगे। थैंक यू।